नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है, न्यू गवर्नमेंट शुड रिव्यू अग्निपथ स्कीम सेज जेडीयू। तो हम जानते हैं कि अभी हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए जिसमें कि बीजेपी एक कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, तो अब जाकर के उनको एक अलायंस गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, जिसकी एक पार्टी जो है वो है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके लीडर हैं नीतीश कुमार। तो अभी जब ऐसी गवर्नमेंट बनती है अलायंस वाली, तो जो अलायंस की पार्टीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ डिमांड रखती हैं जो गवर्नमेंट जा कर के जो रूलिंग पार्टी बनने वाली है उसके सामने। तो उसी में से एक डिमांड है जेडीयू का कि अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च करी थी आर्म्ड फोर्सेस रिक्रूटमेंट के लिए, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और जो भी उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा हम समझते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है ये है क्या। तो 2022 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसमें कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे, यानी कि तीनों हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के ही रिक्रूटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो तीनों में ही 17.5 ईयर्स से लेकर के 21 ईयर्स तक के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। और ये कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए फ़िटनेस टेस्ट होगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होंगे और उसके बाद 4 साल के लिए इनको सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा और उनके हिसाब से उनको अलग अलग जगहों पे प्लेस किया जाएगा। यानी मैक्सिमम एज अगर देखें हम कि इस स्कीम के तहत जो लोग रिक्रूट होंगे, जो अल्टीमेटली जब रिटायर होने वाले होंगे, तो मैक्सिमम एज जो इनका होगा वो हो जाएगा 25 ईयर्स का। इससे ज़्यादा के लोग जो हैं वो इस स्कीम के थ्रू आपको यहाँ आर्म्ड फोर्सेस में नज़र नहीं आएंगे। अब ये जो मान लीजिए कि 100 लोग जो हैं उनको रिक्रूट किया गया, तो उसमें से 25% यानी 25 लोग जो हैं इनको परमानेंट कमीशन की पोस्ट ऑफ़र करी जाएगी, यानी इनको रिटेन कर लिया जाएगा डिपेंडिंग कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, प्लस आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है। और बाकी के 75 जो लोग हैं या 75% लोगों को सेवा निधि पैकेज दे दिया जाएगा। अब ये सेवा निधि पैकेज क्या है? तो एक तरीके का पेंशन अमाउंट कह सकते हैं या रिटायरमेंट अमाउंट है, 11-12 लाख के करीब इनको दिया जाता है, जो कि जिससे कि ये अपना आगे का जो नॉर्मल लाइफ है उसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इनको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि सिविलियन लाइफ में वापस लौटने पर इनको किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें कुछ इसके प्रोज भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं इस स्कीम के। तो अगर हम प्रोज की बात करें तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि जो हमारी आर्मी होगी वो यूथफुल होगी। यूथफुल यानी कि जो कम एज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, जो कहते हैं ना कि उनका खून ज़्यादा गर्म होता है, तो कहीं ना कहीं जो मर मिटने का जो स्कोप है या जो जुनून है वो उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो आर्मी में ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये हो जाएगा कि क्या एडवांटेज हो जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट। अब इतने टाइम का जो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इन 4 सालों में, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ जो है वो ये जीना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बाद ये इनकी सिविलियन लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगा। एंड नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की जब ये 25 ईयर्स के बाद जब ये रिटायर होते हैं इस सर्विस से, तो इनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, क्योंकि ये काफ़ी आर्मी से निकल के आते हैं तो काफ़ी डिसिप्लिन होंगे और अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस होंगे, तो ऐसे लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस ये जो फाइनेंशियल सेविंग्स जो इनको मिलेंगे, 11-12 लाख जो भी रुपए मिले, इससे ये अपनी जो नई ज़िंदगी है उसको अच्छे से शुरू कर सकते हैं। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी। अब आप हम सब जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी करने का या गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना पागलपन होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जॉब सिक्योरिटी होती है इस जॉब में।
प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, आए दिन हम सुनते हैं कि कंपनीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है जॉब सिक्योरिटी की, वो अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में। बट अगर ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4-4 साल के लिए लोगों को एम्प्लॉय करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक जॉब सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा इवन गवर्नमेंट जॉब से भी। और 4 साल के बाद उनको कौन सी जॉब मिलेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा है पेंशन बेनिफिट्स, कि जब भी हम कोई सरकारी नौकरी के बारे में बात करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद एक सर्टेन अमाउंट जो होता है आपको मंथली पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। और इसका रीज़न भी ये है कि अगर 4 साल की सर्विस के लिए हम पेंशन देने लगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये पेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेशन, कि ये जो लोग होते हैं जो आर्म फोर्सेस में जिनको ट्रेनिंग मिलती है, उनका एक बड़ा प्रोसेस होता है और 4 साल में उन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। 4 साल के लिए वो आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं तो वो 4 साल उनको ट्रेनिंग तो मिलेगी नहीं, हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए, बाकी जो 2 साल होंगे वो फील्ड पे बिताएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनली अब तक जो लोग आर्म फोर्सेस का हिस्सा थे, उनकी पूरी सर्विस ही जो होती है वो कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रेनिंग का काम करती है। तो इस छोटे से समय में क्या हम एडिक्वेट ट्रेनिंग जो होनी चाहिए आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए वो प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को जज करना मुश्किल है। तो अब देखते हैं आगे क्या रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट इसमें लेके आती है। अगला आर्टिकल है इंडिया नॉर्वे कोऑपरेशन टू विटनेस मैनीफोल्ड इंक्रीज। तो एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे जो हैं इंडिया के लिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आगे अभी आने वाले 10 सालों में इंडिया और नॉर्वे की जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। तो क्योंकि GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस जनरली आप नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते नहीं हैं। US, कनाडा या UK, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आए दिन न्यूज़ में रहती हैं, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट क्योंकि इस कंट्री के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि आज आप इसको डिटेल से समझ लें। तो इंडिया और नॉर्वे का जो रिलेशंस है वो 1947 में ही, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उसी टाइम पे हमारी कोऑपरेशन की शुरुआत हो गई थी। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन जो है हमारा, जो हमारे रिलेशंस का बेस है। तो अब किन किन एरियाज़ में हम कोऑपरेट करते हैं, तो इकोनॉमिक हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम कोऑपरेट करते हैं। ट्रेड जो है हमारा दोनों कंट्रीज़ का, वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और एक जो है वो डेफिसिट में रहता है। दोनों कंट्रीज़ इक्वल अमाउंट ऑफ आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें इंक्लूड होता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में आ जाता है टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, केमिकल्स और मशीनरी, और नॉर्वे के एक्सपोर्ट्स में आ जाता है सी फूड, केमिकल्स, मशीनरी और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्वे की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, मैरीटाइम इंडस्ट्री में और IT सेक्टर में। और इंडियन कंपनीज़ भी नॉर्वे में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेक्टर में उसकी तलाश कर रही हैं। और जल्दी ही हम देखेंगे कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्वे में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करेंगी। दूसरा है इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन। अब नॉर्वे जो है वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सारा जब भी आप कोई इंडेक्स देखेंगे, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो या इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस हो या कोई भी इंडेक्स, जनरली ये जो कंट्रीज़ हैं ये टॉप पोजीशंस पे रहती हैं। तो इन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके जो हमारी जर्नी है इस गोल की तरफ, वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ सेक्टर। यहाँ पे ये छूट गया है हेडिंग, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। हेल्थ में इंडिया और नॉर्वे ने मिलकर के लॉन्च किया था नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव, जो कि फोकस करता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करने में, प्लस हमारे हेल्थ सिस्टम्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। अगला एरिया ऑफ कोऑपरेशन है मैरीटाइम कोऑपरेशन, क्योंकि नॉर्वे जो है वो एक शिपिंग
मैरीटाइम सेक्टर में काफ़ी हद तक बहुत पावरफुल है, उसकी मैरीटाइम सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो शिपिंग में, मैरीटाइम सेफ्टी में, ओशन मैनेजमेंट में, इन सब एरियाज़ में नॉर्वे जो है वो इंडिया को असिस्ट कर सकता है, जिसका कि बेनिफिट्स दोनों ही कंट्रीज़ को देखने को मिलेंगी। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एकेडमिक एक्सचेंजेस कर रहे हैं, प्लस इनोवेटिव पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, ताकि म्यूचुअल ग्रोथ और नॉलेज शेयरिंग जो है वो हो सके। और साइंस एंड टेक के सेक्टर में नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप करके जो हमारी अभी पोजीशन है उसको हम और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। एंड लास्टली है कल्चरल कोऑपरेशन या कल्चरल एक्सचेंजेस, यानी इंडिया और नॉर्वे के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज या पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं वो जब एक दूसरे से कनेक्टेड फील करने लगते हैं तो इंटरनेशनली भी जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा नॉर्वे जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हम जो है वो कॉमन व्यूज़ शेयर करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ पे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो जब कॉमन व्यूज़ होते हैं तो पार्टनरशिप जो होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और नॉर्वे के रिलेशंस में हर कुछ सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट यानी कि इंडिया में जो हमारे रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट का ले लेते हैं। तो अगर कोई नॉर्वेजियन कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है कि जो उसका इंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को इंडिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा अपॉर्चुनिस्टिक सेक्टर्स हैं जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और ब्लू इकोनॉमी, इन सब में हम नॉर्वे के साथ कोऑपरेट करके जो गैप है हमारा अभी तक जिसको हम मीट नहीं कर पाए हैं उसको हम फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वोदय आईएएस जो है वो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है मात्र 1 रुपये में। तो अभी जा कर के इस स्कैनर को स्कैन करिए और ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी की शुरुआत करिए। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। पहला एडिटोरियल है हेल्थ रेगुलेशंस नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। अब यहाँ बात हो रही है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में जो रेगुलेशंस हैं उनकी, कि कैसे जो टॉप सेक्टर पे जो बड़ी बड़ी कंपनी हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, उनको रेगुलेशंस जो हैं उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उन पर जितना कि स्मॉल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच जो है उसको फॉलो करें, ताकि यहाँ जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसको रेगुलेट करके जो हमारा गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, इसको हम अचीव कर सकें। तो अभी जो हम देखिए कि अभी जो हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसमें सिर्फ 15 से 18% गवर्नमेंट की प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो इन रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, कि जो भी ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को गाइड करता है और स्टेट्स उस अपने हिसाब से उनको फॉलो करते हैं। तो ये इतने अनरियलिस्टिक हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको फॉलो करने से मना कर दिया है। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स है। तो प्राइवेट की तरफ लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर ऑफ़र करता है वो बेटर होता है गवर्नमेंट सेक्टर से। तो बट जो रेगुलेशंस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बीच का रास्ता निकालें जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ही जो कंसर्न्स हैं उसको हम कंसल्ट कर सकें और एक जो फेयर अप्रोच है उसको हम निकाल सकें, ताकि जो पब्लिक सेक्टर है वो भी डिसएडवांटेज में ना हो और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिसएडवांटेज में ना हो। तो अगर ज़रूरत पड़ती है कि हम अलग अलग रूल्स बनाएं दोनों सेक्टर्स के लिए तो वो भी करना चाहिए,
ताकि इन रेगुलेशंस का नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की इन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है उस पर ना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि प्राइमरी केयर पे हम फोकस करें। प्राइमरी केयर पे फोकस करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सबसे पहले जो लोग होते हैं वो प्राइमरी केयर सेंटर्स को ही अप्रोच करते हैं। अब जाते कोई किसी को छोटी सी बीमारी के लिए कोई मैक्स में या फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में नहीं जाएगा, लेकिन छोटे छोटे प्राइमरी केयर क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ पर जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी प्राइमरी केयर क्लिनिक्स को हम रेगुलेट करें और इंश्योर करें कि वहाँ से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सब के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, ताकि इससे क्या होगा कि जो बर्डन है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर पर, जो टर्शरी सेक्टर पर, वो भी हम मिटिगेट कर सकते हैं और दूसरा हेल्थ आउटकम्स को भी हम बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एडिटोरियल पर जो है बिजार जजमेंट। यहाँ बात हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉज के बारे में। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कि एक मुस्लिम मैन और हिंदू वुमेन के मैरिज को इनवैलिडेट कर दिया। कहा कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कोई भी मुस्लिम इंसान जो है वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता है जो आइडल वर्शिप में बिलीव करता हो या अग्नि की पूजा करता हो। तो इसी ग्राउंड पर ये जो मैरिज था उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उनके हिसाब से, जज के हिसाब से, स्पेशल मैरिज एक्ट अगर पर्सनल लॉज के अगेंस्ट होता है तो वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। बट अब यहाँ सवाल होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट आखिर बनाया क्यों गया था? तो स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि जो इंटरफेथ कपल्स होते हैं वो अगर शादी करना चाहते हैं तो किसी एक रिलीजन के रिचुअल्स पर या उसके जो कस्टम्स हैं उस पर उनको फोकस करने की ज़रूरत ना पड़े और एक सेक्युलर अप्रोच जो है शादी के लिए वो उसको अपना सके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने पर्सनल लॉज को ज़्यादा महत्व दिया है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके जगह पर, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है हमारे लीगल सिस्टम पर, हमारे जस्टिस जुडिशियल सिस्टम पर, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हाई कोर्ट जैसा टॉप कोर्ट अगर ऐसे जजमेंट्स देने लगे तो ये एक नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट करेगा आने वाले सालों में, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट का जो पर्पस है कि इंटरफेथ कपल्स को प्रोटेक्ट करना, उनको एक नया तरीका देना ताकि वो अपने मैरिज को सॉलेमनाइज कर सकें, वो कहीं ना कहीं इस जजमेंट के बाद डिफीट होते हुए नज़र आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो इस जजमेंट को रिव्यू करें ताकि इसके जो भी इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन फ्यूचर उसको टैकल करने में हम कामयाब रहें। तो अब इसको आगे क्या होता है इस केस में, जो कपल हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं या जो भी, वो हम आगे कवर करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो इंटरफेथ कपल्स के लिए होता है और ये जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं इसका जो बेसिक पर्पस है उसी को डिफीट करता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।